हेलो दोस्तों। आज हम इतिहास में जो हमारी सीरीज़ चल रही है मौर्य वंश से लेके कुषाण वंश तक, उसमें हम मौर्य वंश को पहले आज करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आप पे लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मौर्य वंश की। मौर्य वंश को पढ़ने से पहले हम थोड़ा चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं कि चाणक्य कौन थे। तो चाणक्य के अन्य दो नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। ये नंद वंश के अंतिम शासक धनंद के पास अपना अनुरोध लेकर गए थे। धनंद ने इनकी काफ़ी बेइज्जती की और इन्हें बाहर निकाल दिया अपने दरबार से, जिससे इन्होंने परेशान होकर, अपनी बेइज्जती से परेशान होकर इन्होंने उससे कहा न धनंद से कि मैं तेरा विनाश कर दूंगा। और फिर बाद में ये इन्होंने अर्थशास्त्र एक पुस्तक भी लिखी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी उस समय की। दोस्तों, तो अर्थशास्त्र जो है वो इन्होंने कौटिल्य द्वारा लिखित एक पुस्तक थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने नीति, सैन्य रणनीति, राजनीति, कूटनीति और लिखित सामग्री के अभ्यास को संदर्भित करती है जो, ठीक है। इसके अंदर 15 पुस्तकें शामिल हैं, जिनमें पहली 5 पुस्तकें तो आंतरिक प्रशासन से संबंधित हैं और अगली 8 पुस्तकें जो हैं वो किससे, अंतर्राज्यीय संबंध से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। मुख्यतः इन्होंने भील और किरात राजकुमारों को प्रशिक्षण दिया, ठीक है। वो 8 और जो 5 थी वो 13 थी और 2 अन्य से संबंधित थी, ठीक है दोस्तों। तो ब्राह्मण ग्रंथों में नंद उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है चाणक्य को। नंद उन्मूलन मतलब नंदों का नाश करने वाला कहा जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों मौर्य वंश के जो प्रमुख जो राजा हुए, शासक हुए, उनके बारे में। भारतवर्ष का जो है ये प्रथम साम्राज्य था, राजवंश था। पहली राजवंश की स्थापना मौर्य वंश द्वारा ही हुई थी। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। 323 से 298 ईसा पूर्व में तक इनका शासन इन्होंने किया। और चाणक्य की सहायता से इन्होंने मगध पर कब्जा किया था। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के रूप में, शासक के रूप में स्थापित करने में। चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जोन्स ने सेंट्रोकोस के रूप में पहचान की इनकी। ग्रीक या लैटिन लेखों में इन्हें एंड्रोक्रोट्स भी कहा गया है। और दोस्तों, पंजाब विजय चंद्रगुप्त की प्रथम विजय मानी जाती है। पंजाब पर जो इन्होंने विजय प्राप्त की वो प्रथम विजय मानी जाती है इनकी। 305 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु नदी के तट पर सेल्यूकस, जो सिकंदर का जो वो था, सेनापति था, सेनापतियों में से एक था, उससे इनका युद्ध हुआ। सिकंदर का सेनापति था ये सेल्यूकस की हार हुई और वो जो है चला गया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह इससे किया था, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो उसके बाद दोस्तों, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र को भी विजय किया था। वहाँ का गवर्नर जो था पुष्यगुप्त, यहाँ का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त, वो वैश्य थे जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, ठीक है। मुद्रा रक्षक से में चंद्रगुप्त, मुद्रा रक्षक जो ग्रंथ है उससे पता चलता है कि संस्कृत का पहला ग्रंथ है मुद्रा रक्षक। उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा प्रवर्तक से संधि की थी, ठीक है दोस्तों। अंतिम युद्ध इन्होंने सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस से किया, जो सिकंदर महान का सेनापति था, पहले पढ़ चुके हैं अभी हम। और हिरात, कांधार, काबुल तथा बलूचिस्तान को चंद्रगुप्त को देकर संधि की सेल्यूकस ने। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी भेंट किए थे उन्हें, ठीक है। और यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया, जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है, विभाजित किया, ठीक है। जो मेगस्थनीज था यूनानी राजदूत, ठीक है दोस्तों। तो वो जो है इस समय आया था। चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में जैन भिक्षु जो भद्रबाहु थे उनसे प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया और दीक्षा लिया। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में कायक्लेश द्वारा, उपवास द्वारा प्राण त्याग दिए, ठीक है दोस्तों। और यह अंतिम मुकुटधारी दिगंबर जैन मुनि हुए, जिस पहाड़ी पर वे रहे उसको चंद्रगिरी कहा गया। और वहाँ पर उनका बनवाया हुआ चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर भी है, ठीक है दोस्तों। इसमें लगभग में सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं, लगभग सभी इसमें मैं कवर कर रहा हूँ।
जो परीक्षाओं के लिए हैं, ज़रूरी हैं। अलग से एक वीडियो बना दूंगा प्रश्नों से संबंधित, तो आप काफ़ी अच्छी वीडियो है, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। अगले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगले शासक आए वो बिंदुसार थे। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे। इनकी माता का नाम दुर्धरा था, पत्नी चारुमित्रा और वह शुभ्रांगी थी इनकी पत्नी। संतान इनके 3 ये सुषेम, अशोक, तिष्य, ये सब मतलब जो मुख्य रूप से थे यही थे, सुषेम, अशोक और ये सुषेम। तो और अशोक में आप जानते ही हैं काफ़ी इनमें आप दुश्मनी रही। बाद में अशोक ने सुषेम को मार दिया और 99 भाइयों को मार दिया अपने, सिर्फ तिष्य को छोड़ा था। उसके बाद बिंदुसार जो है वो अमित चेट से अमित्रघात भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, इन सिंहसेन, मद्रास, अजातशत्रु तथा वारिसान भी कहा जाता है। इनके नाम है, आप याद कर लीजिएगा, पेपर में आए तो आप आराम से दे सकते हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया है, अच्छे से अच्छे पॉइंट्स इतने आपको शायद ही किसी और के वीडियो में मिले। तो इसके बाद सीरिया के शासक जो एंटियोकस प्रथम था, उसके राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में ही रहता था। मिस्र के शासक फिल्डेफस टॉलमी द्वितीय ने डायोनिस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के शासन के समय तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया। तो 2 बार विद्रोह किया था दोस्तों। पहली बार जो बड़े पुत्र था उसका सुषेम, उसके कुप्रशासन की वजह से किया गया था, और दूसरी बात अज्ञात कारण से किया, लेकिन अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, बिंदुसार को पिता का पुत्र या पुत्रों का पिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका पिता भी महान थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका पुत्र जो अशोक है वो भी काफ़ी महान शासक बने और अपनी जो धम्म नीति थी उसके कारण प्रसिद्ध हुए। तो इसलिए इसे पिता का पुत्र या पुत्रों का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि वे प्रसिद्ध और वह पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य, देख लिए वही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है चाणक्य। बिंदुसार के समय भी महामंत्री थे। बिंदुसार ने दक्षिण भारत की तरफ भी राज्य का विस्तार किया, और बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक है मौर्य वंश के अशोक। तो अशोक आ जाते हैं। अशोक ने 273 से लेकर 332 ईसा पूर्व तक अपना शासन किया, और ये बहुत महान शासक माने जाते हैं। चक्रवर्ती, यानी इनके समय पे जो भारत था जो उसका सबसे ज़्यादा विस्तार था। ठीक है, सबसे बड़ा अब तक का, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब प्राचीन से लेके मुगल काल के बाद भी, मतलब आधुनिक तक सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट अशोक को ही माना जाता है। तो अशोक की माता का नाम जो था वो शुभ्रांगी था। ठीक है, अशोक की पत्नी थी, पत्नियों के नाम देवी, कारुबाकी, पद्मावती और तिष्यर्षता, ये सब इनकी पत्नियों के नाम थे। संतान महेंद्र, संघमित्रा, तीवल, कुणाल, चारुमती। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अब सर्वप्रथम अशोक का जो नाम था 1915 में मास्की के लघु शिलालेख में पढ़ा गया। अब शिलालेख जो होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया, लघु और दीर्घ शिलालेखों में। ठीक है ना, तो उस तरह से शिलालेखों को जिस तरह से बांटा गया है लघु और दीर्घ में, उनकी कैटेगरी के हिसाब से उन्हें बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग शिलालेख में ऐसे अलग अलग जानकारी मिलती है। इनके नामों के वर्णन मिलते हैं, अशोक के नाम क्या क्या थे कुछ शिलालेखों से, जैसे बुद्ध शाक्य और अशोक जो है मास्की का शिलालेख जो है उसमें कहा गया। धर्मशोक सारनाथ के शिलालेख में कहा गया। देवनाम पिया अर्थात देवताओं का प्रिय, इन्हें कहा गया। ठीक है, और पियादसी भी कहा गया। तो आप पढ़ते हैं, देखिए अशोक ने अपने जो इनका राज्याभिषेक हुआ था उसके 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, तथा कलिंग विजय कर लिया, कलिंग को जीत लिया। कलिंग, इन्हें लगता था कि कलिंग के लोग आराम से आत्मसमर्पण कर देंगे, लेकिन वहाँ के लोगों ने युद्ध चुना और युद्ध किया, जिससे भीषण रक्तपात हुआ। अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया, इतना रक्तपात हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति अपनाई। उससे जब हृदय परिवर्तन हो गया, इतना रक्तपात देखा, अशोक ने धम्म नीति अपनाई और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है, मैंने बहुत मेहनत करी है। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब और इसके आगे अब अशोक के बारे में ये है कि अशोक ने, वही मैंने आपको पहले बताया, महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। संघमित्रा मौर्य इस समय आप जानते हैं एक सांसद भी हैं, बधाइयों से, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी हैं। जी हाँ, चलिए याद रहेगा आपको।
हाँ, तो इनका राज्याभिषेक के पूर्व जो है अशोक उज्जैन और अवंती का, उज्जैन जिसे अवंती कहा जाता, तथा तक्षशिला के प्रांतीय शासक थे। ठीक है, अशोक को देवनाम प्रियदर्शी अभी बताया मैंने आपको, नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को जो खोजा वो टी फैंथलर ने खोजा, जो एक पादरी थे 1750 ई में, और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा। ठीक है, इसको दिल्ली टोपरा अभिलेख पढ़ा। ठीक है, दिल्ली का जो टोपरा अभिलेख है। अशोक के अभिलेखों की जो मूल भाषा है वो प्राकृत अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। मतलब प्राकृतिक अभिलेख जो है, जो मतलब इनकी मूल भाषा है, तो प्राकृतिक अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। जैसे ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि, अरामाइक और यूनानी लिपि। ये 4 लिपियां जो हैं उसमें मुख्य रूप से प्रयोग हुई हैं। ठीक है, और पाकिस्तान से जो दीर्घ शिलालेख मिला है उसकी जो लिपि है वो खरोष्टी है। ठीक है, बाबरू लघु लिपि मैंने आपको बताया ना, एक दीर्घ और लघु शिलालेख में विभाजित किया गया है। तो भाब्रू लघु शिलालेख जो है उसमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त किए जाने का उल्लेख मिलता है कि बौद्ध धर्म में उनकी जो है उनकी आस्था थी। ये भाब्रू जो लघु शिलालेख है, छोटा शिलालेख है, उससे पता चलता है। इसी से अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा, और इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा भी बताया है। ठीक है, और रुमिनदेही स्तंभ लेख में अशोक द्वारा बलि का जो कर लगा रखा था उसे समाप्त किया गया। भूमि कर को घटाकर 1/8 कर दिया गया। ठीक है ना, और इलाहाबाद और कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा गया है। 13वें दीर्घ शिलालेख, 13वां जो महत्वपूर्ण एक शिलालेख है, दीर्घ शिलालेख है, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का धर्म परिवर्तन किया उन्होंने, और उन्होंने बुद्ध नीति और धम्म नीति को अपनाया, युद्ध नीति को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप में से वर्तमान में 2 ही शेष बचे हैं। एक तो सांची का स्तूप और दूसरा जो सारनाथ का स्तूप है वो, ये दोनों ही शेष बचे हैं दोस्तों। तो अब इसके बाद मतलब बहुत महत्वपूर्ण मैंने इसमें पॉइंट्स कवर किए हैं, शायद इतने आपको कहीं और मिल पाए। सारनाथ स्तूप में पशु चलते हुए दिखाई देते हैं, हाथी, वृषभ मतलब बैल, शेर और अश्व, 4 पशुओं के नीचे 24 तिल्लियों वाला चक्र है, जो हमारे राष्ट्र चिन्ह भी, जिसे हमारा राष्ट्र चिन्ह भी के रूप में स्वीकार किया गया है, अशोक चक्र, इसी वहीं से लिया गया ये। सारनाथ की इसी लाट से भारत सरकार का जो राज्य चिन्ह है बताया, जैसे मैंने आपको वृषभ और अश्व 24 तिल्लियों वाला चक्र लिया गया है। अशोक के समय ही 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला ये महत्वपूर्ण विद्यालय हुए, मतलब विश्वविद्यालय हुए दोस्तों। अब इसके अंतिम शासक आ जाता है मौर्य वंश का वृहद्रथ। वृहद्रथ जो है अंतिम शासक थे। ठीक है, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग जो थे, उनके द्वारा 185 ईसा पूर्व में इनकी हत्या कर दी गई। देखिए दोस्तों, जैसे मतलब बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इनकी हत्या कर दी गई। और इस तरह से मौर्य वंश हमने कवर कर लिया। इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से ले आऊँगा, उसमें आपको कर दूंगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, लगभग मैं अभी कहीं चला गया था तो इस वजह से ट्रेनिंग में पे चला गया था, तो मेरी ये जो वीडियो काफ़ी लेट डाली है। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाइए। प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, अच्छी लगे तो आपको। थैंक यू दोस्तों।